नमस्कार दोस्तों। मैं रविंद्र त्रिपाठी आप सबका अपने यूट्यूब चैनल सिनेमा विथ रविंद्र त्रिपाठी पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज बात करूंगा फिर से द वायर पर आ रहे द इंडियंस नाम के वेब सीरीज़ की, जिसकी एंकरिंग नमित अरोड़ा कर रहे हैं। और ये जो तीसरा एपिसोड आया है वो मौर्य एम्पायर पर है, यानी कि मौर्य साम्राज्य, जिसकी स्थापना चंद्रगुप्त और चाणक्य ने मिलकर की थी, ऐसा कहा जाता है। पर मौर्य साम्राज्य के भी दो भाग माने जाते हैं। एक जब मौर्य साम्राज्य की स्थापना हुई, यानी कि चंद्रगुप्त का काल और चाणक्य का काल, और दूसरा जो था वो अशोक का, अशोक जिसको सम्राट अशोक कहते हैं, प्रियदर्शी अशोक कहते हैं उसको। क्योंकि दोनों में एक फ़र्क यह आया कि वैसे तो चंद्रगुप्त के बारे में कई तरह की किंवदंतियाँ हैं। ये कहना मुश्किल है कि चंद्रगुप्त कौन था। कुछ लोग उसको मुरादासी का पुत्र बताते हैं, कुछ लोग कहते हैं कि वो आजीवक था, कुछ लोग कहते हैं कि वो जिसको कहते हैं कि वो क्षत्रिय था। लेकिन अभी तक एक कयासबाजी भी है और चंद्रगुप्त को लेकर के कुछ निश्चित रूप से पता नहीं चला है। पर इतना अवश्य है कि मौर्य साम्राज्य की स्थापना चंद्रगुप्त ने ही की थी। और दूसरी बात भी ये सच है कि सम्राट बनने के बाद लंबे समय के बाद चंद्रगुप्त जो है वो जैन में तब्दील हो गया था, जैन धर्म अपना लिया था उसने। और फिर उसके बाद जो मौर्य साम्राज्य का दूसरा चरण शुरू होता है वो होता है अशोक से, सम्राट अशोक, जिसको प्रियदर्शी अशोक भी कहा जाता है। और अशोक ने मौर्य साम्राज्य की ही नहीं बल्कि जो पूरा हिंदुस्तान है उसमें जो स्टेट कल्चर है, यानी कि राज्य की जो संस्कृति है, उसको बदल दिया था। क्योंकि अशोक ने बौद्ध धर्म अपना लिया था। और आप सब जानते हैं कलिंग वार के बारे में, जिसमें जो हुआ था, जो आज का उड़ीसा है, हालांकि आज का पूरा उड़ीसा कलिंग नहीं है, जो कोस्टल उड़ीसा है वही कलिंग है। तो वहाँ कलिंग नदी, जो भुवनेश्वर के पास दया नदी नाम की एक नदी है, जहाँ जिसके बारे में किंवदंती है कि अशोक ने वहाँ इतना बड़ा नरसंहार किया कि वो दया नदी का रंग लाल हो गया, और आज भी लाल है। हालांकि मैंने दया नदी देखी है, उसका रंग आज लाल नहीं है, पर किंवदंती है। जो जिन्होंने उड़ीसा नहीं गए हैं, जो या जो जिन्होंने दया नदी नहीं देखी है उनको लगेगा कि वहाँ की जो जलराशि है या वहाँ का जो पानी है वो अभी भी लाल है। ऐसा है नहीं कुछ। लेकिन हाँ, दया नदी के आगे अशोक का एडिक्ट वो है, ब्राह्मी लिपि में लिया हुआ, वो मैंने पढ़ा भी है। तो खैर, अशोका के बारे में जो स्थापना की गई है जो वक्त के साथ, और जो नमित अरोड़ा भी इसमें बताते हैं कि अशोक भारत का पहला, जिसको राजा कहें, जो सेकुलर कहे, उसका राज्य सेकुलर था। वो सेकुलरिज्म आज का भले न हो, पर उसकी बुनियाद डाली थी। और ये जो डिबेट हिंदुस्तान में है दोस्तों, और एक कहा जाता है सेकुलरिज्म के बारे में आ, कि जो धर्मनिरपेक्षता है उसके बारे में, कि धर्मनिरपेक्षता बाहर से नहीं आई है, हिंदुस्तान में पहले नहीं थी। वो ये जो अशोक का जो पूरा व्यक्तित्व है, उसकी जो पूरा राज है अशोक का, वो इसको अस्वीकार करता है। क्योंकि अशोक हिंदू होने के बाद और बौद्ध धर्म अपनाने के बाद भी वो हिंदू विरोधी नहीं हुआ था। उसके राज में हिंदू, बौद्ध और जैन, आजीवक जो उसमें बड़ी संख्या में थे, उनको समान सम्मान मिलता था। और अशोक ने तो आजीवक्स के लिए भी एक जगह बनवाई थी बिहार में, उनके रहने के लिए। तो ये जो डिबेट है, जो आप इस वेब सीरीज़ को देखेंगे, तो इसमें जो बात उभरती है कि अशोक ने एक सेकुलर स्टेट की स्थापना की, जो इस तरह से वो हिंदुस्तान का ये लंबे समय तक चला। ऐसा हर्षवर्धन का जो राज्य था, जो 7वीं शताब्दी तक, वो भी जो राज्य था वो भी सेकुलर स्टेट था। जब आप हजारी प्रसाद द्विवेदी की बाणभट्ट की आत्मकथा पढ़ेंगे, जो बाणभट्ट पर आधारित है पर हर्ष के राज्य पर आधारित है, क्योंकि बाणभट्ट हर्ष के राज्य में ही रहते थे, हर्ष के वो दरबारी कवि भी थे। तो हर्ष के राज्य में भी बौद्ध, हिंदू, कई तरह के मतांतर वाले रहते थे। तो ये धारणा लंबे समय तक चली कि जो राज्य हिंदुस्तान का रहा है या जो राजा रहे हैं वो सेकुलर भी थे। और ये इस जो वेब सीरीज है जो नमित अरोड़ा ने जिसको एंकर किया है, जो तीसरा एपिसोड है, वो भी उसी पर केंद्रित है। दूसरी बात है कि जो मौर्य राज्य में भी, और जो कला है, आर्ट के ख्याल से भी मैं देखता हूँ, मौर्य राज्य जो है वो कला की दृष्टि से हिंदुस्तान का एक बड़ा स्वर्ण युग जैसा रहा है। हालांकि स्वर्ण युग एक ऐसी अवधारणा है
जो कई बार हमें भ्रमित कर देती है। पर एक बड़ा हुआ सांची का जो पूरा, अगर आप सांची गए होंगे भोपाल के पास, तो अशोक के समय बना था। तीसरी बात जो इसमें कही गई है और जो इम्पॉर्टेंट है, जो अक्सर इतिहासकार भूल जाते हैं और इसकी चर्चा नहीं करते हैं, कि जो हमारे जो भित्ति कलाएँ रही हैं, जो सांची की कलाएँ रही हैं या बाद में भी जो रहा है, उस पर मोहनजोदाड़ो की जो संस्कृति थी, उसकी जो कला थी, उसकी जो मातृ देवियाँ थीं, उसमें जो जिसको कहते हैं कि जो मूर्ति विधान था, उसका असर भी भारत में बौद्ध काल के समय भी, अशोक काल के समय में भी और परवर्ती समय में भी बहुत बड़ा रहा है। मुझे लगता है ये जो तीसरी बात है और नमित अरोड़ा की ये जो स्थापना है, और मैं उससे लगभग सहमत हूँ। लगभग इसलिए कह रहा हूँ कि मैं पूरी तरह कला विशेषज्ञ नहीं हूँ, लेकिन कला के बारे में देखता, पढ़ता, सुनता रहा हूँ। और सांची भी गया हूँ मैं, सारनाथ भी गया हूँ मैं। और सारनाथ में जो 3 सिंहों का है वो तो बौद्ध कला ही है। तो ये जो कला है, जो अशोक के बाद बौद्ध कला का जो विकास हुआ उसके समय में भी और बाद में भी, वो सब दोस्तों एक भारतीय धरोहर है और हमें उसके बारे में सोचना चाहिए कि हम अपने इतिहास को कैसे देखते हैं। ये मान लेना कि आज सेकुलरिज्म कहीं बाहर से आया हुआ है, ऐसी बात नहीं है। उसका नाम भले आज कॉइन किया गया हो, यानी कि 20वीं सदी में कॉइन किया गया हो, पर वो कॉन्सेप्ट जो है, वो विचार जो है अपने आप में वो ऐतिहासिक है और 2000 साल से ज़्यादा के समय हिंदुस्तान में है। आज के वीडियो में दोस्तों सिर्फ इतना ही। मुझे लगता है कि जो बातें मैंने कही हैं, और भी कई चीज़ें हैं इसमें, आप जब उसको देखेंगे, मैं सारी बातें तो नहीं बता सकता, उतना समय भी नहीं है, लेकिन जब आप उसको देखेंगे तो आपकी अंतर्दृष्टि का विस्तार होगा। आज के वीडियो में दोस्तों सिर्फ इतना ही। मैं आपसे निवेदन करता हूँ, मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और इस पर अपने कमेंट भी करें। थैंक यू वेरी मच।